नमस्कार। मेरा नाम है संकेत म्हात्रे और आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। मेरे हिसाब से आप कोई भी स्किल या क्राफ्ट मास्टर कर सकते हैं, बशर्ते आप उस पर पूरे लगन, पूरे मेहनत, पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करें। और मुझे लगता है कि वॉइस पर मास्टर करना भी इसी तरह से मुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस फील्ड में मास्टर हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी काफी कुछ सीख रहा हूं, अपने क्राफ्ट को लगातार सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैंने सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट से सीखी हैं, टैलेंटेड इंजीनियर्स, डबिंग डायरेक्टर से सीखी हैं, वॉइस कोचेस से बात करके पता लगाई हैं, या कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने खुद पढ़ा है, उसकी रिसर्च को फॉलो किया है। कुल मिलाकर ये मेरे 10-12 साल के वॉइस ओवर करियर का निचोड़ है, सार है, आप कह सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है ब्रीदिंग प्रोसेस, यानी सांस लेने की प्रक्रिया। हमारी जो ब्रेथ है, हमारी सांस, यह हमारी आवाज का एक फाउंडेशन स्टोन है। अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम में से कई लोग, मैं भी एक वक्त तक गलत तरीके से सांस लेते हैं। आप सोचेंगे कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इनवॉलेंटरी है, इसमें इसमें गलत क्या, सही क्या। पर अगर आप सही तरीके से सांस लेंगे, जिसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो आप अपनी आवाज में एक फर्क महसूस करेंगे। अब पता कैसे चले कि आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं या सही तरीके से? तो उसके लिए एक आसान सा तरीका यह है कि आप ऐसी किसी कुर्सी पर बैठ जाएं और आपका जो डायफ्राम है, जो आपके रिब केज के नीचे होता है, उस पर अपना हाथ रखें और नॉर्मली सांस लें। अगर आप सांस अंदर खींचते वक्त अपने हाथ को बाहर जाता हुआ महसूस करते हैं, तो आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर सांस अंदर खींचते वक्त हाथ भी अंदर जा रहा है, तो आप गलत तरीके से, जिसे रिवर्स ब्रीदिंग कहते हैं, उस तरीके से सांस ले रहे हैं। अब ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जिंदगी भर यूं ही सांस लेते आए हैं, तो इसे एक पल में ठीक करना मुश्किल है। इस पर हम धीरे धीरे काम करेंगे। इसे बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक गुब्बारे का, एक बलून का एग्जाम्पल दूंगा। जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, उसका आकार बढ़ता है। जब उससे हवा निकल जाती है तो उसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक उसी तरह आपका डायफ्राम है। जब इसमें हवा भरती है, जब हम इनहेल करते हैं, तो इसे फूलना चाहिए, इसमें हवा भरनी चाहिए। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हवा बाहर जाकर डायफ्राम सिकुड़ जाना चाहिए। यह होता है सही तरीका। अब इसे इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप जमीन पर लेट सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट वे। जमीन पर लेट जाइए, एक मोटी सी किताब अपने रिब केज के नीचे अपने डायफ्राम पर रखिए और नॉर्मली सांस लीजिए। जब आप लेट जाते हैं तो आप हमेशा डायफ्रामेटिकली करेक्ट ही ब्रीदिंग करते हैं। इसके अलावा आप खड़े रहकर भी या कहीं कुर्सी पर बैठकर अपना हाथ रेफरेंस के लिए रखकर ये सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 तक काउंट कीजिए। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो रुक जाइए, एक ब्रेक लीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए। पिछली बार हमने सांस लेने का सही तरीका देखा। इस बार हम सांस लेने की क्षमता को बढ़ाने की बात करेंगे, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की बात करेंगे। ये ना सिर्फ सिंगर्स और वॉइस आर्टिस्ट के लिए जरूरी है, बल्कि एक्टर्स, पब्लिक स्पीकर्स या हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी आवाज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो देता हूं। अक्सर हम नर्वसनेस, एक्साइटमेंट या हड़बड़ी में शैलो ब्रेथ्स इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हम ऐसा ही करते हैं। शैलो ब्रेथ्स लेने से हवा इतनी भरी नहीं जाती कि हम लंबे सेंटेंसेस बोल पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शैलो ब्रेथ लूं तो मैं अब आपसे उतनी ही बात कर पाऊंगा जितनी हवा मेरे फेफड़ों में है, पर मेरे फेफड़ों में हवा बहुत कम है, इसीलिए वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डायफ्रामेटिकली ब्रीथ करता हूं तो अब मैं आपसे ज्यादा देर तक बहुत सारी बातें कर पाऊंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगा, इससे पहले कि मेरे फेफड़ों की हवा खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारी हवा भरी हुई है तो वो खत्म होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। देखा आपने, ये फर्क होता है। हम लंबे वाक्य बोल पाते हैं, जिससे हम इफेक्टिवली हमारी इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। हम सांस लेने के लिए रुकते नहीं हैं, जिसका मतलब है कि सुनने वाले को भी इंफॉर्मेशन पाने में या रिसीव करने में तकलीफ नहीं होती, उससे वो बहुत मेलोडियस या स्मूथ लगती है। अब ये सांस लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्टेप्स। इसमें हम 3 के काउंट को स्टैंडर्ड समझेंगे। 3 काउंट तक इनहेल करना है, 3 काउंट तक हवा को अंदर होल्ड करना है,
3 काउंट तक एक्सहेल करना है और एक्सहेल के बाद 3 काउंट तक हवा को बाहर ही रोके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, देखा आपने, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, पर धीरे धीरे हमें इन काउंट्स को बढ़ाना है। 4, 5, मैं ऑन एन एवरेज 6 या 7 काउंट्स करता हूं, पर मुझे पता है कि कुछ लोग जो योगा वगैरह करते हैं आसानी से 9 या 10 तक के काउंट तक इसे लेकर जा सकते हैं। याद रहे, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो रुक जाएं, आराम करें और फिर कुछ देर बाद कोशिश करें। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, वो है सीधा सीधा लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की एक्सरसाइज। अक्सर हम एक ब्रेथ लेते हैं और हमें लगता है कि लंग्स पूरी तरह भर गए हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम लंग्स में 4 स्टेप्स में हवा भरेंगे। फर्स्ट स्टेप 25%, 50%, 75%, 100%। एक्सहेल नहीं करना है। धीरे धीरे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप आवाज को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। हम ये देख चुके हैं कि सांस लेने का सही तरीका क्या है, उसकी क्षमता कैसे बढ़ाएं। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। सांस कब लेनी है, कैसे लेनी है, और अगर नहीं लेनी है तो उसकी आवाज कैसे छुपाएं। अगर आप कोई टीवी एड या प्रोमो वगैरह देखते हैं जिसके आखिर में मेन वॉइस ओवर आता है, तो वहां आपको सांस लेने की आवाज नहीं सुनाई देगी। अक्सर इंजीनियर्स इस आवाज को काट देते हैं क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन सांस लेने की आवाज से ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे पहले जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं, कोई एक्टर कोई सीन इमोट करता है, वहां पर इंफॉर्मेशन से ज्यादा इमोशन पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए वहां पर सांस लेने की आवाज आती है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे, सांस लेने की आवाज अगर नहीं आनी चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल अक्सर वॉइस आर्टिस्ट से पूछा जाता है कि जब आपको जुकाम वगैरह होता है तब आप क्या करते हैं। तो इसका सरल सा जवाब यह है कि हम अपने मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि अगर जुकाम के वक्त मैं अपने नाक से सांस लूंगा तो यह आवाज आएगी एंड दिस इज डिस्टर्बिंग टू द वॉइस ओवर। इसीलिए मैं पर्सनली ये चीट करता हूं कि जब भी मुझे जुकाम हो या कोई ऐसा वाक्य हो जिसके बीच में मुझे सांस नहीं लेनी है, तो अक्सर मैं मुंह से पर डायफ्रामेटिकली क्विक ब्रीथ करता हूं। इससे बहुत लो या ना के बराबर आवाज आती है। ये वाक्य के बीच में कर सकते हैं, 2 वाक्यों के बीच में या वाक्य के अंत में भी, जहां आपको जरूरत पड़े, खास करके अगर आप कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो। अब बात करते हैं सांस कब लेनी है। जब आप किसी ऐसे कैरेक्टर को वॉइस दे रहे हैं जो कोई इमोशनल सीन प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उस सीन को ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाने के लिए इमोशन का पहुंचना जरूरी है। जब हम नेचुरली एक दूसरे से बात करते हैं, तब अगर हम कोई इमोशन डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमारा सांस लेना उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। अगर हमारा कैरेक्टर नर्वस है या एक्साइटेड है तो वो कंफ्यूज स्टेट में सांस लेता है, तब वो काफ़ी क्विक ब्रेथ्स लेगा, शायद इनहेल एक्सहेल जल्दी करेगा, जैसे मैं अरे मैं बहुत खुश हूं क्योंकि देख रहे हैं आप, क्विक शैलो ब्रेथ्स। लेकिन अगर कैरेक्टर डिप्रेस्ड है या सैड है तो वो अक्सर एक्सहेल करने के बाद या एक्सहेल करते वक्त बात करने की कोशिश करेगा। जो हमारी सांस लेने का पीक है उसे क्रॉस करके जब हम डिप्रेस स्टेट में आते हैं, वहां पर हमारा कैरेक्टर बात करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं कि आगे क्या होगा। सो दीज वर कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जो आप इंप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, जब सांस लेनी है तब कैरेक्टर की फिजिकल और मेंटल स्टेट को जानिए और फिर सांस लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज हम प्रोजेक्शन की बात करने वाले हैं। अक्सर लोगों को लगता है प्रोजेक्शन यानी जोर से बात करना या चिल्लाना, पर यह गलत है, क्योंकि चिल्लाने से वोकल कॉर्ड्स पर स्ट्रेस पड़ता है और ऐसा लगातार करने से वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं। प्रोजेक्शन जो है वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में जो हवा निकलती है, उस हवा के इस्तेमाल से वॉल्यूम को बढ़ाता है। अब पता कैसे चले कि मैं चिल्ला रहा हूं या आवाज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं? पता लगाने के कुछ तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका यह है कि अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स पर स्ट्रेस पड़ रहा है,
जिसकी वजह से कुछ देर बाद गले में दर्द होगा या फिर मेरा गला बैठ जाएगा। प्रोजेक्ट करता हूं तो मेरी प्रोजेक्टेड जो वॉइस है वो ज्यादा डीप होगी, ज्यादा राउंडेड होगी। चिल्लाने वाली जो आवाज होती है, यानी जो येलिंग या शाउटिंग वॉइस होती है, वो अक्सर हाई पिच्ड और फ्लैट होती है। तो प्रोजेक्शन इंप्रूव करने के लिए आज हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। इसका फायदा वॉइस एक्टर्स और सिंगर्स को तो होगा ही, पर इसके अलावा स्टेज एक्टर्स को ज्यादा होगा, जो अपनी आवाज को ऑडियंस में बैठे आखिरी मेंबर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल, हा एक्सरसाइज, यानी HA हा एक्सरसाइज। इसमें आपको फुल्ली इनहेल करना है और एक्सहेल करते वक्त हा साउंड से एक्सहेल करना है। यह आप जितना लाउडली कर सकते हैं उतना लाउडली करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हा हा। इसका एक वेरिएशन है जिसमें आप मल्टीपल हाज कर सकते हैं यूज। फॉर एग्जाम्पल, हा हा हा। तो ये दो वेरिएशंस थे हा एक्सरसाइज के। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है वावल एक्सरसाइज, और ये AEIOU जो इंग्लिश में वावल्स हैं इनका इस्तेमाल करती है। ये स्पेसिफिकली प्रोजेक्शन इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज है। इसमें 3 वेरिएशंस हैं। सबसे पहला वेरिएशन जो है उसमें आपको फुल्ली इनहेल करना है और एक्सहेल करते वक्त कोई भी एक वावल साउंड को लेकर एक्सहेल करना है और आवाज धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, प्रोजेक्शन बढ़ना चाहिए। कैसे? ये एक ब्रेथ में करना है। इसका दूसरा वेरिएशन है इसका उल्टा, यानी आपको लाउडली शुरू करके सॉफ्ट टक एंड करना है। सबसे पहले इनहेल, ओ, और इसका आखिरी वेरिएशन है प्रोजेक्शन को अप और डाउन करना, यानी कि यू। ये एक्सरसाइज आपके प्रोजेक्शन को बहुत इंप्रूव करेगी। तो ये था हमारा ब्रीदिंग का सेशन जो 4 एपिसोड्स तक चला। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।